खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाद यानी अगस्त 1988 के बाद पाकिस्तान में जितने भी आर्मी चीफ आए, इनमें सिवाय मैं मुशर्रफ को, अगर हम मुशर्रफ को मैं अलग रखूं क्योंकि मुशर्रफ ने जाहिर बात है खुद बरारास्त इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था अक्टूबर 1999 में। इनके अलावा मैं जितने भी आर्मी चीफ्स की बात करूं तो इनमें हर आर्मी चीफ अपनी रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई लेगेसी छोड़कर गया है, कोई विरासत छोड़कर गया है। और जब भी कोई आर्मी चीफ रिटायर हुआ है तो हमें असल में उसके बाद इदराक हुआ है कि उस दौर में क्या क्या होता रहा, किस तरीके से सियासी मुदाखलत हुई, पॉलिटिकल मैनेवरिंग होती रही, किस सियासी जमात को बैक करने की, सपोर्ट करने की कोशिश की गई। यहाँ मैं अपनी, चूंकि आप समझ के होंगे मेरा वाज़ेह इशारा कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ है कि रिटायरमेंट के बाद 6 साल तक वो आर्मी चीफ रहे और रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है, तो इन 6 सालों को उनके पाकिस्तान की तारीख में किस तरह याद रखा जाएगा। तो इसलिए मैं ये बात करने का मकसद ये है, थोड़े से माजी की बात को ये समझाने के लिए माजी के 3-4 हवाले देना भी मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ। जिस तरह असलम बेग साहब जो है वो जनरल ज़िया की हलाकत के फौरन बाद आर्मी चीफ बने और फिर 91 तक आर्मी चीफ रहे। तो इस अरसे के दौरान, इस अरसे में यानी असलम बेग रिटायर जब हुए तो उसके बाद मोरिख ने जो उनके बारे में लिखा वो यही लिखा कि सियासत में बहुत ज्यादा मुदाखलत करने वाले एक जनरल, बल्कि उनसे तो मंसूब है कई तरह के वाकयात, छंगा मंगा ऑपरेशन, IGI जिस तरीके से बनाई गई पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जिस तरीके से कायम किया गया, और फिर खुद 1990 के इंतखाबात में IGI को जितवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने खुलकर जिस तरह साथ दिया और गुलाम सा खान एस्टेब्लिशमेंट के ही नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे थे। और फिर असलम बेग, जारी बात है पीछे सारी डोरियां असलम बेग ही चला रहे थे, चाहे वो बेनजीर हुकूमत को बरतरफ करना हो अगस्त 1990 में, इंतखाबात हो या छंगा मंगा ऑपरेशन हो, वो सारा असलम बेग साहब का ही किरदार था। असलम बेग ने किस तरीके से MKM के साथ भी मामला तय किए, MKM को भी जो है वो पहले पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया, उसके बाद IGI में शामिल करवाया। खैर, असलम बेग के बाद फिर जब अहमद शुजा साहब का दौर देखते हैं, शुजा नवाज साहब का दौर, आसिफ नवाज जंजवा साहब जब आर्मी चीफ बनते तो उनकी जब हादसाती मौत, फौरी मौत होती है, उसके बाद 93 में, उसके बाद जो मोरिख बताता है वो ये बताता है कि उनको ज्यादा, चूंकि एक तो पूरा अपना टेन्योर करने का मौका नहीं मिला, अपना टेन्योर पूरा करने का, और दूसरा ये भी हमें पता चलता है कि वो भी जाहिर बात है उस वक्त की जो अपोजिशन बन चुकी थी यानी पीपल्स पार्टी, उसके साथ बाकायदा राब्तों में थे। बेनजीर उनसे जो है वो राब्ते भी करती रही थी, लेकिन कैटेगोरिकल तौर पर वो अपना कुछ इसलिए नहीं कर पाए, वो अपनी टेन्योर नहीं पूरी कर पाए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब्दुल वहीद काकड़ साहब आर्मी चीफ जब बने तो एक काकड़ फार्मूला, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक टर्म इजाद हुई, काकड़ फार्मूला। वो काकड़ फार्मूला क्या था कि आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ ने उस वक्त के सदर गुलाम शाह खान और नवाज शरीफ दोनों को ही अपने अपने घर भेजने का फैसला किया 93 में। तो काकड़ ने यानी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का साथ नहीं दिया उस वज़ीर-ए-आज़म का कि जिसकी असेंबली गुलाम शाह खान ने पहले तोड़ी थी 58(2)B में, 1993 में असेंबली तोड़ी गुलाम शाह खान ने, और फिर उस असेंबली को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, उस नवाज शरीफ हुकूमत को बहाल कर दिया, नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन अब्दुल वहीद काकड़ प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जो है फार्मूला दिया कि सदर गुलाम शाह खान भी अपने घर चले जाए और नवाज शरीफ भी अपने घर चले जाए, और नए इलेक्शन हुए और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी। इन इंतखाबात पर और इन इंतखाबात के बाद बेनजीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो बेनजीर जो है वो काफी तारीफ करती थी जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब की, बड़े पेशावर सोल्जर है। और बेनजीर के मुताबिक उन्होंने अब्दुल वहीद काकड़ को ऑफर भी किया था एक्सटेंशन का, लेकिन अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने खुद इनकार कर दिया था। अच्छा, उसके बाद काकड़ साहब के बाद हम देखते हैं जहांगीर करामत। अब जहांगीर करामत जो है वो फौज के अंदर उनके लिए टर्म यूज की जाती थी, बिल्कुल एक सॉफ्ट, एक नरम, एक पढ़ने लिखने वाला आदमी, और एक टर्म थी उनके बारे में जो है तो खैर मयूब टर्म, लेकिन उनको फौजी हलकों में कहा जाता था ये बाजी जनरल है,
बाजी जनरल, यानी एक इनके अंदर जो है वो भाइयों वाली वो दबंग, वो होता है ना पाजी वाली, वो वाली बात नहीं है, बल्कि ये बाजी जनरल है, सॉफ्ट से, और बिल्कुल जो है वो सिविल बलादस्ती को मानने वाले, फौज की किसी किस्म की मुदाखलत को ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को तंग ना करने वाले। हमें एक हद तक नजर भी आया ये बेनजीर दौर में, जब फारूक लगानी ने उनकी हुकूमत बरतरफ की बेनजीर की, उसके बाद नवाज शरीफ जब आए तो हमें नजर भी आया नवाज शरीफ का उन्होंने बिल्कुल साथ दिया। जिस तरह हम देखते हैं कि खास तौर पर 1997 के एंड में जब नवाज शरीफ की टसल थी उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह से और सदर फारूक लगानी से, तो इस टसल में फारूक लगानी ने लेटर लिख दी आर्मी चीफ को कि मदद की जाए, हमारी मदद तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्मी चीफ और सदर ममलिकत उस वक्त के फारूक लगानी ने भी मदद तलब की आर्मी चीफ जहांगीर करामत की, लेकिन जहांगीर करामत ने वो लेटर डिफेंस मिनिस्ट्री में भेज दिया, जिससे उन्होंने साबित किया कि वो पेशावर सोल्जर है और वो डिफेंस मिनिस्ट्री के ताबे। ये अलग बात है खैर कि नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आया, उनका बयान पसंद नहीं आया जब उन्होंने तजवीज दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अदारा होना चाहिए जो सारे मामला जो है वो देखे। नवाज शरीफ को ये बात ही पसंद नहीं आई, क्योंकि नवाज शरीफ तब हैवी मैंडेट के बिल्कुल एक तरह के मखमूर थे, हैवी मैंडेट का उनको एक खुमार चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने इनसे इस्तीफा तलब कर लिया। उसके बाद मुशर्रफ के दौर पर, इसलिए बात मैंने पहले ही कहा कि चूंकि वो तो खुद इक़्तिदार में आ गए थे, लेकिन आर्मी चीफ यानी 12 अक्टूबर 99 में इक़्तिदार संभालने तक उन्होंने बड़े गुल खिलाए थे, जिसकी सबसे एक अहम मिसाल कारगिल ऑपरेशन की है कि जो नवाज शरीफ भारत के साथ जब मामलात फरवरी 99 में वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, मेरे पाकिस्तान गए थे, तो जिस तरीके से तो चंद दिन बाद ही फिर जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने कारगिल की चोटियों पर जो है वो कंट्रोल कर लिया और एक झूठ मुल्क में फैलाया गया जी ये तो खुद मुजाहिदीन का काम है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हद तक हुई। खैर वो तारीख है, उस पर कभी हम फिर बात करेंगे। अच्छा, मुशर्रफ के बाद कैनी साहब के दौर में कैनी एक डॉक्ट्राइन आई। कैनी डॉक्ट्राइन थी कि फौज अब सामने रहकर तो नहीं कुछ काम करेगी, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स जो है वो जो चाहेगी वो वैसे करवाएगी। अशफाक परवेज कैनी के दौर में अगर हम देखें तो मेमो गेट का इशू, मेमो गेट के जरिए हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की गई, काफी टफ टाइम देने की, बल्कि नवाज शरीफ भी उसमें एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल हुए। फिर जनरल अशफाक परवेज कैनी के ही दबाव की वजह से आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी 2009 में मजबूर हुए जजेस को बहाल कराने के हवाले से। अच्छा, अशफाक परवेज कैनी के दौर के बाद फिर हम अगर देखें मुख्तसर सा राहिल शरीफ का दौर, 3 साल का राहिल शरीफ का दौर, तो ये दौर भी अपने साथ 2014 के धरने लेकर आता है। इस दौर में ट्वीट का इशू हुआ, डॉन लीक्स का इशू हुआ, डॉन लीक्स के इशू में जिसमें सिविल हुकूमत ने ये बावर करवाया अस्करी क़यादत को कि ये हमारी इंटरनेशनल आलमी बरादरी में हद तक होती है जब दहशतगर्दों को हमायत फराहम की जाती है या दहशतगर्दों को सजा नहीं दी जाती। तो राहिल शरीफ का दौर भी इस हिसाब से हम आइडियल नहीं कह सकते कि इस दौर में भी जो है वो ऐसे वाकयात, धरने और ये डॉन लीक्स, और फिर खुद जिस तरीके से जनरल राहिल शरीफ ने मरात ली, जिस तरीके से उनको लंबी चौड़ी जमीनें अलॉट की गई, वो इटसेल्फ बहुत स्कैंडल था। बल्कि ये कहा जाता है कि जब पेशावर के बच्चों के स्कूल में तालिबान अटैक कर रहे थे तो वो उस दिन या उससे चंद दिन पहले या उन दिनों के दौरान ही राहिल शरीफ को जमीनों की लाटफट के मामला तय किए जा रहे थे। तो खैर उनका दौर भी जो है वो इस तरह अच्छा दौर नहीं कहलाता। उसके बाद फिर आते हैं बाजवा साहब 2016 में, और अभी वो रिटायर हुए। अच्छा, इसमें जब हम तज्जिया जो कर रहे हैं, इसमें हमारा मकसद ये है कि किसी आर्मी चीफ की डिफेंस पॉलिसीज को हम नहीं देख रहे। वो जारी बात है दफाई नुक्ता नगार से काम करना, दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना, बॉर्डर फेंसिंग करना, बॉर्डर्स को सिक्योर करना, दफा करना, वो तो उनका बुनियादी फरीजा है ही है। हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जो सियासत में काम करते रहे, सियासी तौर पर उनको कैसे याद रखा जाता है, तारीखी तौर पर कैसे याद रखा जाता है। दिफा का मामला तो अलग है, वो तो उनका खैर फर्ज है ही है करना। अब कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में भी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चंद माह पहले कनाडा की पार्लियामेंट में वहां की असेंबली के एक रुकन ने खड़े होकर ये सवाल पूछा हुकूमत से कि जी ये 2020 में कोविड के दिनों से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का दौरा मतवक्को था और इस दौरे पर 13 मिलियन क्यों खर्च किए जाने का मंसूबा था।
वो दौरा बाद में कैंसिल हो गया क्योंकि 2020 में कोविड आ गया सारा। तो उन जो कनाडा के पार्लियामेंट के मेंबर थे उन्होंने कहा कि ये वो आर्मी चीफ है जो 3 प्राइम मिनिस्टर्स अपने मुल्क के हटा चुके हैं। 3 प्राइम मिनिस्टर्स, वो खैर उनको तब इदराक नहीं था पूरा, वो इमरान खान अभी नहीं हटे थे, उनका इशारा यकीनी तौर पर नवाज शरीफ की तरफ था जिनको 2017 में इक़्तिदार से हटाया गया। उसके बाद फिर वो शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ था क्योंकि शाहिद खान अब्बासी को उस तरह हटाया तो नहीं गया, लेकिन याद कीजिए कि जो फैजाबाद धरना था 2017 का, फैजाबाद धरना जो हुआ था नवंबर में, वो धरना पूरी उस बाजवा के तहत फौज की पूरी कोशिश थी कि शाहिद खान अब्बासी हुकूमत को कमजोर किया जाए और उस मकसद के लिए जिस तरीके से टीएलपी को इस्तेमाल किया गया वो सबके सामने, वो जिस तरह पैसे तक बांटे गए जाकर उधर जो टीएलपी के वर्कर्स थे उन लोगों में बिल्कुल चौक कर दिया गया जमहूरी हुकूमत को। उसके बाद बदनामी जमाना 2018 के इंतखाबात, जिसमें बाजवा साहब कहते हैं जी हमें कह दिया गया, मशीनें बैठ गई, हमें कह दिया गया, बाद में सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो जाहिर बात है अगर ऐसा था तो उसी वक्त जो है वो बाजवा साहब को एक बात क्लियर कर देनी चाहिए थी कि ठीक है अगर फ्री कैन मुतमईन नहीं है तो इंतखाबात दोबारा जो है वो हो जाए। लेकिन फौज ने तो अपनी पूरी बैक कर दी, पूरी सपोर्ट फराहम कर दी इमरान खान को। फौज ने बाजवा की सरबराही में नीचे आईएसआई ने मुकम्मल तौर पर इमरान खान को अपनी सपोर्ट फराहम कर दी। और फिर खास तौर पर जो इमरान खान का दौर था 2018 से लेकर 2022 अप्रैल 2022 तक, इसमें कमर जावेद बाजवा एज आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के तौर पर जनरल फैज, इनके दौर में तो पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की भी नहीं रही। इनके दौर में तो हाइब्रिड सिस्टम बन गया था, चाहे वो मीडिया को कंट्रोल करना हो, मैंने अपने खुद जाती तजुर्बे से देखा किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया गया, एंकर्स को नौकरियों से निकाला गया, अपोजिशन रहनुमाओं को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, एहतसाब के नाम पर सच्चे करप्शन के होंगे इल्जाम, झूठे इल्जाम बनाए गए, हर तरह की वॉइस को सप्रेस किया गया। मुकम्मल ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये 10 साल मंसूबा है या चीनी मॉडल टाइप की चीज है जो ऐसे होने जा रही है। ये तो चूंकि इमरान खान की माशी पॉलिसी में जैसे हालात इतने खराब हो गए कि मुल्क के तुलो अर्ज में फौज के खिलाफ नफरत होना शुरू हो गई। खुद पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, ऐसी जगहों पर लोग, आम बंदा ये कहता था कि जी इमरान खान तो फिर भी पपेट है, एक कठपुतली है, असल में तो ये बाजवा साहब हुक्मरानी कर रहे हैं, वो सारी तबाही फैला रहे हैं। तो फौज को अपनी वो रिवर्स करनी पड़ी पॉलिसी। और अप्रैल 2022 में फिर हमने देखा जिस तरीके से एक नया ऑपरेशन करके, जिसको पीटीआई रजीम चेंज ऑपरेशन कहती है, खैर है भी वो रजीम चेंज, वो करके जिस तरीके से बाप पार्टी, जिस तरीके से एमक्यूएम, बाकी जो इलेक्टेबल्स हैं उनको शहबाज शरीफ के साथ मिलाया गया और चुच्चू का मुरब्बा इकट्ठा करके फिर ये हुकूमत बना दी गई। तो ये आज हमने मुख्तसर जायजा लिया कि बाजवा साहब को किस तरीके से जो है वो याद रखा जाएगा, मोरिख याद रखेगा। अभी ऊपर खैर करप्शन का भी स्कैंडल आया है जो अहमद नूरानी साहब बाजवा ने निकाला है उनके खानदान की करप्शन के हवाले से। तो इस हवाले से बहुत कुछ सामने आएगा, तो इस पर हम एक तफसीली वीडियो भी करेंगे। आज तो चूंकि मैंने कुछ तारीखें भी हवाले दिए जिसमें हम स्पेसिफिक सिर्फ जो है वो 2016 से लेकर 2022 तक कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ के तौर पर देखेंगे कि वो दौर कैसा रहा, उसकी निटी ग्रिटी और तफसीलात डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।